नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। भारत ने गत ओलंपिक चैंपियन जर्मनी को हराया 5-4 के अंतर से। 1980 के बाद हॉकी में भारत को मिला है कोई पदक। 1980 के बाद आप सोचे, लंबा इंतजार करना पड़ा पदक के लिए। उसके बाद अब ये पदक हिंदुस्तान की झोली में। 1980 के बाद हॉकी में भारत को पदक मिला है। शुरुआती राउंड में 1-3 से पीछे चल रही थी टीम इंडिया, लेकिन भारतीय शेरों ने आक्रामक तरीके से जर्मनी पर धावा बोल दिया। भारत की ओर से सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। रुपिंदर सिंह पाल, हार्दिक सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने दागा 1-1 गोल। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी टीम इंडिया को और कहा कि ऐतिहासिक एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में अंकित होगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को ढेरों बधाइयां। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बधाई दी और कहा कि आपने देशवासियों के दिल जीत लिए हैं और देश को आप पर गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दी हैं। 41 साल के बाद ये मौका हिंदुस्तान को मिला है हॉकी में और ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया हमारे हॉकी प्लेयर्स की वजह से। पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीत लिया है। उम्मीद लगातार यही हो रही थी कि कांस्य पदक टीम इंडिया की झोली में आए और वो उम्मीद पूरी हो गई है लंबे इंतजार के बाद। भारत ने ओलंपिक चैंपियन जर्मनी को 5-4 से हरा दिया, 5-4 के अंतर से। 1980 के बाद हॉकी में भारत को कोई पदक मिला है। शुरुआती राउंड में 1-3 से टीम इंडिया पीछे चल रही थी, लेकिन भारतीय शेरों ने आक्रामक तरीके से जर्मनी पर धावा बोल दिया और जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। भारत की ओर से सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। रुपिंदर सिंह पाल, हार्दिक सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल दागा। और जीत के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी टीम इंडिया को। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दिन है पूरे हिंदुस्तान के लिए, एक ऐसा दिन जो हर भारतीय की याद में हमेशा हमेशा के लिए अंकित होगा। कांस्य पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को ढेरों बधाइयां। और साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बधाई दी टीम इंडिया को। उन्होंने कहा कि आपने देशवासियों का दिल जीत लिया है, देश को आप पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी टीम इंडिया को जीत के लिए ढेरों बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी। विपक्ष की बढ़ती एकता से भाजपा चिंतित है। जी हां, विपक्ष की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, एकता जो दिखाई दे रही है मजबूती के साथ, उससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी चिंतित है और कांग्रेस को मिल रही सेंट्रल भूमिका से खतरा भी कहीं ना कहीं बीजेपी महसूस कर रही है। कांग्रेस को फ्रंट पर रखने के लिए आम सहमति बन रही है, क्योंकि भाजपा विरोधी कैंपेन को लीड कर रहे हैं खुद राहुल गांधी ही। पेगासस जासूसी, किसान आंदोलन पर संसद में बहस पूरा विपक्ष चाहता है। हालांकि भाजपा थिंक टैंक अभी भी पेगासस को मान रहा नॉन इशू। इधर लालू का मुलायम, अखिलेश आदि से मेल मिलाप भी विपक्षी एकता से जोड़ा जा रहा है। गैर भाजपा विपक्ष खेमे में कांग्रेस को लेकर उभर रही सर्वसम्मति ये कि केंद्र सरकार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस हर सूरत में एक अभिन्न हिस्सा है और कांग्रेस के साथ में तमाम विपक्षी दल अगर जुड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। इसको खुद भारतीय जनता पार्टी भी महसूस कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विपक्ष की बढ़ती एकता से भाजपा चिंता में आ गई है, चिंतित है। कांग्रेस को मिल रही सेंट्रल भूमिका से बीजेपी को खतरा है, जाहिर सी बात है। कांग्रेस को फ्रंट पर रखने के लिए आम सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दिनों में जो भी घटनाक्रम तमाम निकल करके सामने आए हैं, उससे बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। खतरा बीजेपी महसूस कर रही है विपक्षी एकजुटता से, क्योंकि भाजपा विरोधी कैंपेन को खुद राहुल गांधी ही लीड कर रहे हैं। पेगासस का मसला हो, किसान आंदोलन का मसला हो, संसद में बहस चाहता है इन दोनों ही मसलों पर पूरा विपक्ष। हालांकि भाजपा थिंक टैंक अभी भी पेगासस को नॉन इशू मान रहा है। इधर लालू का मुलायम से मिलना, अखिलेश आदि से मुलाकात करना भी विपक्षी एकता से जोड़कर ही देखा जा रहा है। गैर भाजपा विपक्ष खेमे में कांग्रेस को लेकर उभर रही सर्वसम्मति ये है कि केंद्र सरकार को टक्कर देने के लिए कांग्रेस हर सूरत में एक अभिन्न हिस्सा है। अब इस एकता को किस तरीके से देखना है या फिर ये एकता आगे ना बढ़ पाए, ये कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस एनसीपी को उद्धव ने मुश्किल में डाल दिया है। भीमा कोरेगांव हिंसा के एक आरोपी से उद्धव की मुलाकात चर्चा में है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी को उद्धव ने मुश्किल में डाल दिया। दरअसल भीमा कोरेगांव हिंसा के एक आरोपी से उद्धव की मुलाकात जो हुई वो चर्चा में है। उद्धव अपनी कट्टर हिंदुवादी सियासत के मौके को भी नहीं चाहते गंवाना। अयोध्या मामले में शिवसेना के बयान से अभी भी कांग्रेस एनसीपी हुई थी
बहुत असहज। और अब सांगली दौरे में उद्धव की आरोपी संभाजी से मुलाकात ने फिर परेशानी में डाल दिया है एनसीपी और कांग्रेस को। वैसे संभाजी भिड़े का सीधा संपर्क भाजपा लाकमान से भी बताया जाता है, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार चाहते भीमा कोरेगांव की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं किया ऐसा। उल्टा संभाजी से मुलाकात कर गतिरोध बढ़ा दिया है और बीएमसी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए उद्धव बढ़ा रहे दक्षिण पंथियों से संपर्क। बीएमसी के चुनाव होने हैं आगामी वर्षों में और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि कोशिश है कि वहां पर जीत हो बीएमसी में शिवसेना की, इसीलिए भी वो लगातार दक्षिण पंथियों से संपर्क अपना साध रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी को उद्धव ने मुश्किल में डाल दिया, ये हम क्यों कह रहे हैं, एक बार फिर से पूरी खबर। भीमा कोरेगांव हिंसा के एक आरोपी से उद्धव की मुलाकात हुई और ये मुलाकात अब चर्चा में आ गई है, जिससे कांग्रेस और एनसीपी की टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव अपनी कट्टर हिंदुवादी सियासत के मौके को भी गंवाना नहीं चाहते हैं। अयोध्या मामले में शिवसेना के बयान से भी कांग्रेस एनसीपी असहज हुई थी। अब सांगली दौरे में उद्धव की आरोपी संभाजी से मुलाकात ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है। वैसे संभाजी भिड़े का सीधा संपर्क भाजपा लाकमान से बताया जाता है, जबकि एनसीपी प्रमुख पवार ये चाहते हैं कि भीमा कोरेगांव की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो और एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच करें। लेकिन राज्य सरकार ने इसके उलट जाकर के, विपरीत जाकर के ऐसा नहीं किया, बल्कि संभाजी से मुलाकात कर दिया और जो गतिरोध था उसको बढ़ा दिया है। और साथ ही बीएमसी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए उद्धव दक्षिण पंथियों से संपर्क बढ़ा रहे हैं, ये कहा जा रहा है सियासी गलियारों में। खबरें लगातार जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटें। आगे बढ़ते हैं। क्या कश्मीर से दिल और दिल्ली आए करीब, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कश्मीर को लेकर किया था ये वादा। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई मीटिंग में दिया था ये आश्वासन, लेकिन मीटिंग बाद कश्मीर में क्या नया हुआ कोई अंदाजा नहीं। वैसे परिसीमन आयोग का कार्यकाल ही अगले साल मार्च तक बढ़ा दिया आगे और मार्च में रिपोर्ट अभी जाए, फिर भी 5 राज्यों के साथ तो नहीं होंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव। केंद्र सरकार ने यह भी किया स्पष्ट, चुनाव बाद ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस होगा, बहाल होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर की ज्यादातर पार्टियां चाहती चुनाव हो ताकि राज्य का दर्जा वापस हो सके, बहाल हो सके, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। राज्य का दर्जा तुरंत नहीं हो सकता बहाल और ऐसी स्थिति में दिल और दिल्ली की दूरी फिर कैसे घटेगी, सवाल ये है। केंद्र सरकार ने कहा था कि कश्मीरियों से जो मुलाकात हो रही है, कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं से, तमाम अलग अलग पार्टियों से वहाँ पर जो संपर्क बढ़ाया जा रहा है, वहाँ के लीडर से जो बातचीत हो रही है, उससे कश्मीर से दिल और दिल्ली करीब आएंगे। लेकिन क्या वो वाकई में ऐसा हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार ने कश्मीर को लेकर ये वादा किया था, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई मीटिंग में आश्वासन दिया था केंद्र की सरकार ने, लेकिन मीटिंग बाद कश्मीर में क्या नया हुआ कोई अंदाजा इसका नहीं है। वैसे परिसीमन आयोग का कार्यकाल ही अगले साल तक के लिए, मार्च तक के लिए बढ़ा दिया आगे और मार्च में रिपोर्ट अगर आ भी जाए फिर भी 5 राज्यों के साथ तो नहीं होंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव बाद ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर की अधिकतर पार्टियां ये चाहती हैं कि वहां पर चुनाव हो ताकि राज्य का दर्जा बहाल हो सके, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। राज्य का दर्जा तुरंत बहाल नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति में दिल और दिल्ली की दूरी फिर कैसे घटेगी, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का नया मोर्चा। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनका नया मोर्चा। वैसे सरकार और राज्यपाल में किसी बात को लेकर बना रहा है गतिरोध। वैसे सरकार और राज्यपाल में किसी न किसी बात से अक्सर आप देख रहे हैं, जब से ही महाराष्ट्र की कमान सौंपी गई है भगत सिंह कोश्यारी को, तब से कभी ना कभी सरकार से उनका गतिरोध उभर करके सामने आ ही जाता है। चाहे विधान परिषद मसला हो या फिर कोरोना प्रबंधन, विशेष विमान से उतारना आदि, दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद ही इन मसलों का निकाला गया हल। लेकिन अब फिर से राज्यपाल कोश्यारी ने नया मोर्चा खोला है, आप कह सकते हैं। अब राज्यपाल का 5 दिवसीय नांदेड़, हिंगोली, परभणी दौरा बना विवाद का कारण। तीनों जगह राज्यपाल कलेक्टर्स के साथ करेंगे बैठक और उद्घाटन भी वहां पर होने हैं तमाम। इसे लेकर राज्य कैबिनेट में चर्चा हुई और मंत्रियों ने की राज्यपाल की आलोचना। कैबिनेट में हुआ तय मुख्य सचिव राजभवन जा करके राज्यपाल के सचिव से रुकवाने की बात करें। वैसे कुछ दिनों से राज्य में राज्यपाल को बदलने की भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं।
अब राज्यपाल बदलने को लेकर बार बार कई तरह की बातें वहां पर की गई, लेकिन इसके इतर जाकर के एक नया विवाद वहां पर खड़ा हो गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नया मोर्चा इसे आप कह सकते हैं। वैसे सरकार और राज्यपाल के बीच में किसी न किसी बात को लेकर गतिरोध बना रहता है, चाहे विधान परिषद का मसला हो, आपको याद होगा, या फिर कोरोना प्रबंधन हो, विशेष विमान से उनका उतरना हो। दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद ही इन मसलों का हल निकाला गया, लेकिन अब फिर से राज्यपाल कोश्यारी ने नया मोर्चा खेला है। अब राज्यपाल का 5 दिवसीय नांदेड़, हिंगोली, परभणी दौरा विवाद का मसला बन गया, विवाद का कारण बन गया। तीनों जगहों पर राज्यपाल कोश्यारी कलेक्टर्स के साथ में बैठक करेंगे और साथ ही वहां पर तमाम उद्घाटन भी कोश्यारी के हाथों होने हैं और इसे लेकर राज्य कैबिनेट में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मंत्रियों ने राज्यपाल की आलोचना की है। कैबिनेट में तय हुआ कि मुख्य सचिव राजभवन जाकर के राज्यपाल के सचिव से रुकवाने की बात करें। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर का कड़ा रुख दिखाई दे रहा है। लोकसभा में हंगामा और स्पीकर का कड़ा रुख। देश की जनता मुझसे पूछती है कि संसद क्यों नहीं चल रही, बिरला ने कहा है। लोकसभा में आप देख रहे हैं जबरदस्त हंगामा हो रहा है विपक्ष की तरफ से अलग अलग मसलों पर। इसी पर स्पीकर ओम बिरला का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने कहा कि देश की जनता मुझसे पूछती है कि संसद क्यों नहीं चल रही। जनता कहती है कि हंगामा कर रहे सांसद उनका करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हैं। देश की जनता चाहती है कि संसद परंपराओं और नियमों से चले, ये बिरला ने कहा है। हंगामा कर रहे सांसदों का सदन में व्यवहार उचित नहीं है, ये भी कहा। वेल में आकर के नारेबाजी, हंगामा करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। बिरला ने कहा आप माननीय हैं, माननीय की तरह आचरण करें, व्यवहार करें। कई दलों के नेता कभी वेल में नहीं आते, आप उनका अनुसरण करें। कई दल ऐसे हैं जिनके नेता कभी भी वेल में नहीं आते हैं, भले गुस्सा जाहिर करते हो, हंगामा करते हो, लेकिन वेल में नहीं आते हैं, आप भी उनको फॉलो किया करें। बिरला ने कहा प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिसमें सरकार जवाबदेही तय होती है, लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं कि अलग अलग मसलों पर विपक्ष को जवाब मिले, आपको जवाब मिले। सांसद कड़ी मेहनत करके प्रश्न लगाते हैं और फिर प्रश्न नहीं पूछते, ये गलत बात है, बिरला ने कहा है। सांसद कड़ी मेहनत करके जो प्रश्न लगाते हैं उनको भी सदन के भीतर पूछने नहीं दिया जाता, उनका जवाब नहीं आता है, ये गलत है। सुनिए क्या कुछ कहा बिरला ने। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि देश के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नकाल चल रहा है, सरकार की जवाबदेही होती है। आप कड़ी मेहनत करके प्रश्न लगाते हैं और फिर प्रश्न नहीं पूछते हैं, बेल में आकर नारेबाजी करते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। कई दलों के माननीय सदस्य हैं जो बेल में नहीं आते, उनका आचरण, उनका अनुसरण आपको करना चाहिए। देश की जनता चाहती है संसद चले, संसदीय परंपराओं नियमों से चले, लेकिन आप जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देश की जनता का बार बार मुझसे आग्रह रहता है कि संसद क्यों नहीं चल रही, हमारा करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और आप संसद में नारेबाजी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप माननीय हैं, आप माननीय जैसा व्यवहार करें, अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें और प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्य, आगे बढ़ते हैं। देश में विपक्षी नेताओं की नई टीम तैयार हो रही है। ये महत्वपूर्ण खबर है कि देश में विपक्षी नेताओं की नई टीम, पुरानों को छोड़कर विपक्ष का चेहरा बदल रहा है। संसद का मॉनसून सत्र इसका ताजा उदाहरण है। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी या फिर लेफ्ट, सभी में नए या युवा चेहरे ही आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस में कुछ समय पहले ओल्ड नेता ही बनाते दिखाई देते थे रणनीति, लेकिन अब नई पीढ़ी के नेताओं को राहुल, प्रियंका के साथ मौका मिल रहा है। वेणुगोपाल, रवनीत सिंह, सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, नासिर हुसैन आदि नेता पहली कतार में हैं। ऐसे ही शिवसेना में अब संजय राउत, तो एनसीपी में सुप्रिया सुले ने संभाली कमान। और वहीं टीएमसी में डेरेक ओब्रायन, आरजेडी में मनोज झा संभाल रहे दिल्ली में जिम्मेदारी, लगातार आप उनको एक्टिव देखते हैं। इधर डीएमके, सीपीएम, सीपीआई आदि पार्टियों में भी युवा चेहरे दिखाई दे रहे हैं। काफी तब्दीलियां पार्टियों में आजकल हो रही हैं। कुल मिलाकर के दिल्ली में अब सभी विपक्षी पार्टियों के नए चेहरे काम करते हुए एक्टिवनेस उनकी साफ तौर से दिखाई दे रही है। सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि तमाम जो विपक्षी दल हैं उसमें टीएमसी भी है, आरजेडी है, एनसीपी है या फिर लेफ्ट की आप बात कीजिए, सभी में नए या फिर
फिर युवा चेहरे ही आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस में आपको याद है कि कुछ समय पहले तक ओल्ड नेता ही, पुराने कद्दावर नेता ही रणनीति बनाते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब नई पीढ़ी के नेताओं को राहुल प्रियंका के साथ मौका दिया जा रहा है। वेणुगोपाल, रवनीत सिंह, सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, नासिर हुसैन आदि नेता पहली कतार में हैं। और ऐसे ही शिवसेना में अब संजय राउत, तो एनसीपी में सुप्रिया सुले ने मोर्चा संभाल लिया है, कमान संभाली है। और साथ ही वहीं टीएमसी में डेरेक ओब्रायन और साथ ही आरजेडी में मनोज झा ने दिल्ली में जिम्मेदारी संभाली है, मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार एक के बाद एक हमला करते हैं, वार करते हैं केंद्र की सरकार पर तमाम नए नेता। इधर डीएमके, सीपीएम, सीपीआई आदि पार्टियों में भी वही एक्टिवनेस दिखाई दे रही है, बदलाव दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के दिल्ली में अब सभी विपक्षी पार्टियों के नए चेहरे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा है। आज जोधपुर आने का कार्यक्रम है वैभव गहलोत का। अब वहाँ पर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। आज जोधपुर में रहेंगे वैभव। आज शाम तक जोधपुर आने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। कल अंपायर स्कोरर सेमिनार में वो शिरकत करेंगे। समापन समारोह में वैभव गहलोत शिरकत करने वाले हैं। जोधपुर के होटल पार्क प्लाजा में चल रहा राज्य स्तरीय सेमिनार, वहाँ पर वो जाएंगे, उनके वहाँ पर आने का कार्यक्रम है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा अहम है आज का। खबर यह है कि आज शाम तक वो जोधपुर पहुंच सकते हैं और कल अंपायर और स्कोरर सेमिनार में शामिल वो होने वाले हैं। समापन समारोह में वैभव गहलोत शिरकत करेंगे। जोधपुर के होटल पार्क प्लाजा में ये राज्य स्तरीय सेमिनार चल रहा है, जिसमें शामिल होंगे वैभव गहलोत। सितंबर से सिटी में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। करार के तहत कंपनी जल्द उपलब्ध कराएगी बसें। अधिकारियों के मुताबिक सितंबर में आ जाएगी 50 बसें, ऐसी खबर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सितंबर से सिटी में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। करार के तहत कंपनी जल्द ही ये बसें उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों के मुताबिक सितंबर में 50 बसें आ जाएंगी, ऐसी खबर है। इलेक्ट्रिक बसें लो फ्लोर बसों से होगी छोटी और 32 सीटर होने से परकोटे में जाम और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। बस का मेंटेनेंस कम होने से किराए में भी राहत मिल सकती है। ऐसी भी खबर है कि बस का जो मेंटेनेंस है वो कम है और इस वजह से किराए में भी कोई राहत आम लोगों को मिल सकती है। ये खबर महत्वपूर्ण है। सितंबर से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसें सिटी में दौड़ेंगी। करार के तहत कंपनी जल्द ही ये बसें उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों के मुताबिक कि 50 बसें सितंबर में आ जाएंगी, ऐसी खबर है। और इलेक्ट्रिक बसों, साथ में इलेक्ट्रिक बसें लो फ्लोर बसों से छोटी होंगी। 32 सीटर होने से परकोटे में जाम की जो समस्या उभर करके सामने आती है उससे निजात मिलेगी और साथ ही प्रदूषण से भी काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। ये कहा जा रहा है बस का मेंटेनेंस कम है और इसी वजह से भी कहा जा रहा है कि किराए में थोड़ी सी राहत आम लोगों को मिल सकती है। धौलपुर में बढ़ा बाढ़ का खतरा। लगातार बारिश और बारिश के बाद जो हालात हैं वो लगातार भयावह होते जा रहे हैं। धौलपुर का मसला है बढ़ा बाढ़ का खतरा यहाँ पर। और साथ ही कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी पहुंचेगा चंबल नदी में। चंबल में 1 लाख क्यूसेक पानी से टूटेगा 25 साल का रिकॉर्ड। धौलपुर में फिलहाल चंबल का जलस्तर 144.70 मीटर पर है। 1996 में धौलपुर में चंबल का जलस्तर पहुंचा 145.54 मीटर तक। और कोटा बैराज से छोड़ पानी से चंबल किनारे बसे कई गाँवों में बाढ़ का खतरा बन गया है। जो कोटा बैराज से पानी लगातार छोड़ा गया उससे चंबल किनारे जो तमाम गांव बसे हुए हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं, उन पर जान का खतरा बन गया है। 50 से ज्यादा गांवों से संपर्क कट चुका है। सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। बिजली पानी सप्लाई भी ठप है। अब इन गांवों का क्या होगा, इन गांवों में जो लोग रहते हैं उस आबादी का क्या होगा, इसको लेकर भी लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। धौलपुर में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है, एक तरीके से बढ़ गया है आप कह सकते हैं। कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया वो चंबल नदी में पहुंचेगा और चंबल में 1 लाख क्यूसेक पानी से टूटेगा 25 साल का रिकॉर्ड। इसलिए हम कह रहे हैं धौलपुर में फिलहाल चंबल का जलस्तर 144.70 मीटर पर है। 1996 में धौलपुर में चंबल का जलस्तर पहुंचा 145.54 मीटर तक। और कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया वो चंबल किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा कर रही हैं। साथ ही 50 से ज्यादा गांवों से संपर्क कर चुका है, ऐसी भी खबर है। सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बिजली पानी वहां पर है नहीं, बिजली ठप है, पानी की व्यवस्था वहाँ पर है नहीं। अब सैकड़ों जो लोग बेघर हो गए हैं उनका क्या होगा। बिजली पानी ठप वहाँ पर है, जो कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उन गांवों में अगर लोग अभी भी रह रहे हैं तो वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए की जाती है, इस पर भी लगातार नजर।
आखिर क्यों बढ़ती जा रही रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर लापरवाही? ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बढ़ती जा रही है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर लापरवाही। केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस है चिंता का कारण। केरल में जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी केसेस में इजाफा हो रहा है। केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस हैं चिंता का विषय। लेकिन केरल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट से आने वाले यात्रियों की नहीं हो रही जांच। इन राज्यों से करीब 15 ट्रेनों का होता है जयपुर के लिए आवागमन और इन ट्रेनों से रोज करीब 5000 यात्रियों का आगमन हो रहा है जयपुर जंक्शन से। तो जांच करने वाली मेडिकल टीम भी हटाई गई। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट पर भी फौरी तौर पर जांच हो रही है। वैक्सीन सर्टिफिकेट की रैंडम चेकिंग करते हैं मेडिकल कर्मचारी।